In a major development, MLA Mohammad Mukim and ex-MLA Chiranjeev Biswal were suspended from Odisha Congress on Saturday on charges of indulging in anti-party activities. According to sources, Odisha Congress President Sarath Patnaik had complained about both the leaders before the Disciplinary Action Committee. Based on the complaint, replies were sought from both leaders. However, the Action Committee found the replies to be unsatisfactory, following which the committee decided to place both of them under suspension. When contacted, Odisha PCC Chief Sarath Patnaik said, "This is the decision of the High Command and we have to accept it." Asked about his suspension, Mohammad Mukim said that he is with Congress and the party has suspended them temporarily. मुझे जानिया पाइली बर्तमान 10 मिनट पूर्व जे एआईसीसी रो डिसिप्लिन कमिटी आम उपरे सस्पेंशन देइचंती सस्पेंड करछन दलरु आधार इछि जे जहा पीसी सभापति तांगु लिखिकी देइथिले आमे जो कार्यक्रम नैथिलु जानकी होला पटनायक वस्तु विश्वासंकर सुवर्ण युग और सेठी जे स्टेटमेंट आमर थिला ताहा क्षति पहुंचेला झारसुगुड़ा निर्वाचन को जो झारसुगुड़ा निर्वाचन आम जीति पारिलु नहीं आम भोट संख्या कमी गला तापर एआईसीसी आमको एक्सप्लेनेशन मागिथिला आम एक्सप्लेनेशन उत्तर देइथिलु से उत्तर तांग सैटिस्फैक्टरी कलानी त से माने आमको सस्पेंड करछंती जेहेतु एआईसीसी सस्पेंड करछि आम त ग्रहण करूछु एवं सेपरी कौनसी दल विरुद्ध रे आमे टिप्पणी टाई टिप्पणी कर नथिलु कि दल को क्षति पहुंचा कौन सी कार्यक्रम आम नहीं ना एवं मोर दृढ़ विश्वास अच्छी जे जे भी जो उद्देश्य साधन करने ए विषय में एआईसीसी को चाप प्रयोग कर निश्चित रूप आगामी दिन में परिप्रकाश पाइब एवं मु सस्पेंड होला परे मध्य कांग्रेस दल सहित रही कांग्रेस दल अच्छी और मो निर्वाचन मंडल जेपरी कार्यक्रम चलता मु करूथी और आगामी दिन में पुणी दल को सुदृढ़ करने प्रचेषा करी। Yamuna water level receding, but Delhi situation continues to be grim. Low-lying areas or VIP localities, most of the places are still waterlogged. Sluice gates of ITO barrage likely to open. Along with 25,000 endangered people, NDRF team rescued a bull worth around ₹1 crore from the flooded area. जैसे जैसे यमुना का स्तर नीचे जाएगा वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमुना जी में जा रहे हैं उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा। बेसिकली जो अलग अलग कॉलोनीज में फ्लडिंग है, काफी जगह फ्लडिंग इस वजह से नहीं है कि यमुना का पानी वहां पे है, पर जो नालों का पानी यमुना में जाना है उनका वाटर लेवल ऊपर हो गया है। तो इसलिए एक बार यमुना का स्तर नीचे जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से जहां पे इतनी घनी आबादी है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 20-25 हजार लोग इवैक्यूएट हुए, 20-21 हजार लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए। Just a few hours of rain has flooded the outdoor ward of the district headquarters hospital of Bhadrak.
This is not the first instance that rainwater entered the hospital. The medical center sees a similar situation every time there is a sudden spell of rainfall. Yet allegedly, no concrete steps have been taken by the administration in this regard. The patients and their relatives are having a tough time as water is yet to recede inside the hospital premises. Not only in the hospital, rainwater also entered the old Loknath temple of the city, submerging the Shivling. Locals are facing lot of problems and difficulties because of waterlogging situation in their area. With each passing day, concerns are growing over the rising death of cheetahs brought to India under the world's first intercontinental translocation project. On Friday, a male cheetah died at the National Park in Madhya Pradesh, making it the 8th casualty in a span of 4 months. Prior to that, on Tuesday, another male cheetah was found dead at the National Park. The feline's autopsy had revealed that it was unable to recover from a traumatic shock after a violent fight with a female cheetah. Of the 20 cheetahs translocated from Namibia and South Africa and 4 cubs born at the Kuno National Park, the total count of felines had now dropped to 16. While officials said that they are trying to ascertain the reasons, as per suggestion of experts, senior experienced veterinarians should be a part of the team managing the cheetahs for the success of the project. Union Minister Bhupendra Yadav is optimistic about the success of the project and denied the big cat's relocation again. चीतों के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी समीक्षा और बातचीत जारी है। चीतों का पूरी तरीके से अच्छी देखभाल के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी हमारी एक टीम भी वहां पर जाएगी, पहले भी रिव्यू करा था और हम ये मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना था उसमें जो जो संभावनाएं जताई हैं, उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। ये पूरा 1 वर्ष अभी उनके सेटल होने का है। मैं आशा करता हूं कि प्रोजेक्ट ठीक ढंग से चले। हम सारी चिंताओं से वाकिफ हैं और हम संवेदनशील तरीके से इसके निष्पादन का कार्य कर रहे हैं। इसे कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, कूनो में ही हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता का जो सहयोग, स्थानीय समाज के लोगों का जो सहयोग, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट अधिकारियों का जो परिश्रम है, वो निश्चित रूप से रंग लाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर पूरी तरह आशा में। It is important to mention here that few international experts had earlier predicted an even higher mortality, citing the behavior of cheetahs when they would try to establish territories and come face to face with leopards and tigers at the park. Even the Wildlife Institute of India (WII) had in the action plan drafted before introduction of cheetahs in India mentioned about interspecific strife resulting in injuries and even deaths. The Wildlife Institute had said that there will be occasional conflicts, and just as lions and tigers sometimes kill leopards, an occasional cheetah too will be killed by these large carnivores, as often happens in Africa. But such deaths due to conflict or non-target poaching will not jeopardize the reintroduction project once cheetah populations are established. For now, it remains to be seen what steps are taken to put a brake on the cheetah deaths. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with French President Emmanuel Macron in Paris on Friday. The PM discussed a wide range of areas of bilateral cooperation during the delegation-level discussion with Macron. Both the leaders discussed defense, space, civil nuclear, science and technology, trade and investment, among other issues. Discussions were also held on India's G20 presidency, issues related to Indo-Pacific and on religion and global issues. Earlier,
Prime Minister Modi and Emmanuel Macron met top CEOs to discuss ways to diversify business cooperation. The PM highlighted the reforms in India and urged entrepreneurs to harness the many opportunities our nation offers. Key takeaways from India-France bilateral ties. India to open a new consulate in Marseille with the help of the French government. Indian students pursuing masters in France will be given a 5-year long-term post-study visa. India and France agreed on UPI payment mechanism and it will begin from the Eiffel Tower. It will enable Indian tourism to make payment in rupees. Saint Thiruvalluvar statue will be installed in France.